हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भाई जो एचटेट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि एचटेट का एग्ज़ाम कब होगा, उसमें कंफ्यूज मत होइए। ये जो आपकी डेट आई है उसको फाइनल ही समझिए, क्योंकि 11 और 12 जनवरी को नेट का कोई एग्ज़ाम है नहीं। और फिर भी अगर कुछ चेंज होगा तो नोटिस आ जाएगा ना भाई, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। अदरवाइज इसको फाइनल ही समझिए। क्यों इतनी वीडियो देख रहे हैं? क्योंकि वीडियो वाले थोड़े ना चेंज कर देंगे डेट को। अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। इन सारी चीज़ों से बस ये इनको क्या चाहिए, सबको बस वीडियो बनाने की पड़ी है। बच्चों को थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक करवा दिया जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इससे अच्छा अपना एक छोटे छोटे टॉपिक जो है साइकोलॉजी के वे पढ़िए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके काम आएंगे। इन सब चीज़ों के पीछे मत पड़िए कि ये वीडियो देख लेते हैं, ये चेंज करवा देंगे क्या, और इनको बता के डेट थोड़े आएगी। तो आप है ना सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इन सब चक्करों में मत पड़िए। ठीक है, 11 और 12 जनवरी आप फाइनल समझिए डेट। एसटेट का पेपर इन्हीं डेट पर होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ चेंज हुआ तो नोटिस आ जाएगा। ठीक है। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। और एक जो ये मैंने प्रीवियस ईयर की आपको करवाई है, आप मेरा यकीन मानिए ये आपको वीडियो देखनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे अपने चैनल को प्रमोट करवाना है कि आप मतलब मेरे चैनल पे आएंगे तो मतलब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इसलिए नहीं। आपको सच में फील होगा बाद में कि आपने जो पढ़ा वो सही पढ़ा। आप आज हम करेंगे 2019 का पेपर, और आज आपको रियलाइज होगा कि 2023 में 3 से 4 क्वेश्चन साइकोलॉजी के रिपीटेड है। ठीक है, तो वहाँ से भी तुम आइडिया ले सकते हो कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रिपीट का मतलब ये नहीं है कि सेम की सेम स्टेटमेंट आ जाएगी। इसमें तो बाई चांस सेम की सेम आई हुई है, सेम की सेम नहीं आएगी। बस आपको उसी टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, और उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है तो वो तो आप संभाल लोगे फिर। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। मैं टीजीटी और पीजीटी की और एक बात और आपके लिए क्लियर कर दूं। भाई सारे सब्जेक्ट का पेपर, चाहे वो बायोलॉजी का हो या मैथमेटिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, फिजिकल एजुकेशन का हो, किसी का भी हो, जो 19 मार्क्स का पेपर होता है वो पीजीटी में भी कॉमन रहता है, टीजीटी में भी कॉमन रहता है। सबके सेम क्वेश्चन आते हैं जो 19। सिर्फ आपके जो पीजीटी में 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है आपका, मैथ वालों का डिफरेंट आता है, हिंदी वालों का डिफरेंट आता है, फिजिकल एजुकेशन वालों का डिफरेंट आता है। लेकिन जो आपका 90 नंबर का पेपर रहता है, जिसमें साइकोलॉजी रहती है, हिंदी रहती है, इंग्लिश रहती है, और क्या रहता है, रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, ये जो टॉपिक, और हरियाणा जीके रहती है, ये जो 90 नंबर का आपका रहता है, वो आपका चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का ले लो, टीजीटी में भी सेम रहेंगे और पीजीटी में भी सेम रहेंगे। मतलब क्या है कि पीजीटी के सारे पेपर का 90, जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का 90 नंबर का जो पेपर रहेगा वो सेम रहेगा। सिमिलरली टीजीटी के 90 नंबर का क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हैं, आप चाहे तो बेशक पुराने पेपर, प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना सबका। अगर मैं यहाँ पे मैथ या बायोलॉजी किसी का पेपर करवा रही हूँ तो ये मत समझना ये तो हमारा है ही, वही साइकोलॉजी आपकी आई है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हैं। ठीक है, पीजीटी के पेपर सबका 90 नंबर का सेम होता है, टीजीटी का सबका सेम होता है। तो यहाँ से एक डाउट और क्लियर हो जाता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो 10 नंबर की रीजनिंग आती है और जो मैथ आता है वो मैथ वालों के लिए हार्ड रहता है, उनके हार्ड क्वेश्चन डाले जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है ये मैथ के बच्चे हैं, और बायोलॉजी वालों के लिए इजी डाले। ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम होते हैं। यानी कि मैथ वालों के लिए ये बेनिफिट है कि रीजनिंग और मैथ अगर बायोलॉजी के बच्चे कर सकते हैं तो मैथ के बच्चे ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है सबको मैं मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, वैसे आपका काम सारा हो चुका है। रीजनिंग और मैथ के टीजीटी और पीजीटी के मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। ठीक है, 2020 से लेकर 20, 21, 22, 23, यानी कि 4 पेपर हो गए ना। चारों पेपर के मैं मैथ और रीजनिंग दोनों करवाऊंगी। पीडीएफ बना रखी है मैंने, सोल्व कर रखी है, बस वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती है। मैं जल्दी ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट। आज ये 2019 का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे, सबके लिए सेम होता है। बस मैंने यहाँ मैथमेटिक्स का पेपर उठाया है क्योंकि मेरे पास मैथमेटिक्स का पेपर था। अगर किसी को भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगी और उस पर सारे के सारे पेपर अपलोड कर दूंगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है। तो उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट करके बता देना। ठीक है, या फिर मेल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेल है kundurati884@gmail.com। ठीक है, चलो फिर करें फिर स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है पूर्व अधिगम द्वारा
वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना, उदाहरण के तौर पर योग सक्रिया द्वारा गुणा सक्रिया को सहायता सुसाध्य करना। यानी कि आपको पॉजिटिव लर्निंग हो रही है। कैसे हो रही है? जो पास्ट की लर्निंग है वो क्या हो रही है? काम आ रही है। कैसे? जैसे आप एडिशन से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन, तो इसको क्या कहते हैं? ये एक सीक्वेंस में चल रहा है तो इसको बोलते हैं सीक्वेंसनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। विद्यालय को प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक संबंधित है किससे है? भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंस लर्निंग, हिज फैक्टर ऑफ द लर्निंग इज रिलेटेड टू, इसको बोलते हैं सोशल एस्पेक्ट। क्या बोलते हैं? सोशल एस्पेक्ट। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल जो है, जो लर्निंग को क्या करता है? अफेक्ट करता है, तो इस फैक्टर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोशल एस्पेक्ट। ठीक है। कई बच्चों को लगेगा कि नहीं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आएगा, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है और ये जो आपकी फाइनल आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी उपयुक्त नहीं है? ये कहता है फंक्शन फिक्सडनेस ऑफ द स्टूडेंट। ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत बात लग रही है। कहीं पर भी आप क्या कर रहे हो कि ये कि फिक्सडनेस कर दोगे कि ये होता है तो होता है, या आप उसमें क्या करोगे? फ्लेक्सिबल बनाओगे बच्चे को। फिक्सडनेस तो बहुत घटिया शब्द है। जहाँ पर भी फिक्सनेस आ जाए, स्टूडेंट को आपको फिक्स नहीं करना है, आपको फ्लेक्सिबल होना है, बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, डाइवर्जेंट थिंकर बनाना है। तो ये जो है यही हो जाए, नोट पूछा हुआ यही आ जाएगा, लेकिन आगे भी देख लेते हैं फिर भी। गिव एग्जिस्टेंस अपॉर्चुनिटी टू सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये तो सही बात है। बच्चे को आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोल्व करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इन्वॉल्व पेरेंट्स इन चिल्ड्रन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल उसके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करनी चाहिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। फिर आता मोनिटर स्टूडेंट इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। बच्चे को क्या करना चाहिए? आपको विद्यार्थियों की समस्या समाधान के प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर करना चाहिए, यानी कि इफेक्टिव और इनइफेक्टिव जो प्रॉब्लम्स है उनको क्या करना चाहिए? आपको मॉनिटर करना चाहिए। बिल्कुल एक टीचर का ये तो दायित्व होता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट। बच्चे को क्या नहीं करना? फंक्शनल फिक्सडनेस ऑफ द स्टूडेंट नहीं करनी, बल्कि बच्चे को क्या बनाना? डाइवर्जेंट थिंकर बनाना है। तो उसको एक जगह स्थिर नहीं कर देना है, उसको डाइवर्जेंट थिंकर यानी कि उसको सोचने के लिए मजबूर करना है। उसको ऐसी प्रॉब्लम देनी है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचे और अपने अंदर डेवलपमेंट करे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ है। यह सही उदाहरण है। वो ये नहीं रह सकता कि उसके परिवार के साथ और बाहुबली के साथ क्या हुआ है, तो वो क्या कर रहा है आगे? वो इंतजार नहीं कर सकता, तो बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ, क्या पढ़ रहा है? वो नवीनतम जो नई चित्र आई है उसके बारे में पढ़ रहा है। तो वो कैसे है? ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा है, ओनली इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में ही वो बताएगा कि वो जानना चाह रहा है, वो खुद चाह रहा है। उसको कोई ये नहीं है कि उसको पैसे मिलेंगे या बाह्य कुछ भी चीज़ नहीं जो उसको मोटिवेट कर रही है। वो उसका क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है भाई। चलो, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आंकलन योजना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड असेसमेंट स्ट्रेटेजी टू अवॉइड कल्चरल बायस? तो इसके लिए विभिन्न विद्यार्थियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। ठीक है। एसेस स्टूडेंट यूजिंग वैरायटी ऑफ द मेथड, ये तो सही बात है। एक अच्छे मानकृत परीक्षण का उपयोग करना। यूज ए सिंगल गुड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। देखते हैं। मानव जातीय विभिन्नता को आनुवंशिकता के कारण बनाना। अज्यूम द इथनिक डिफरेंसेस आर ड्यू टू हेरिडिटी, या आकलन के उद्देश्य के लिए पोर्टफोलियो उपयोग से बचना। तो क्या आएगा भाई इसका? इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा ये अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये कह रखा है कि जो विभिन्न विद्यार्थियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। ठीक है। क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर फिफ्थ है, आपको लगेगा ये कि गलत है। आपको क्या करना है? ये कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए गुड असेसमेंट स्ट्रेटेजी टू अवॉइड कल्चरल बायस। आप कल्चरल बायस्ड नहीं है। ठीक है। अवॉइड करना है आपको, पक्षपात से बचना है। ठीक है। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से। तो आप क्या करेंगे? विभिन्न विद्यार्थियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए।
आप क्या करेंगे, असेस करेंगे उसके, अगर आप वैराइटीज़ ऑफ द मेथड्स का यूज़ करेंगे, क्या होता है अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्लास में। तो देखो ये सबसे बेस्ट मेथड क्यों है, क्या आप एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट ले लेंगे। अब ये बताइए, एससी कैटेगरी के बच्चे भी है, बीसी कैटेगरी के बच्चे भी है और जनरल कैटेगरी के भी बच्चे हैं, फिर भी क्या होता है एचटेट में एससी कैटेगरी के लिए 82 लिया जाता है। क्या उनके लिए गुड स्टैंडर्डाइज टेस्ट ले लेंगे एक सिंगल, क्या सबके लिए 90 कर देंगे? नहीं, हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना पड़ेगा क्लास में भी, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। फिर कहता है कि मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवंशिकता के कारण मानना नहीं, क्यों? फिर भी इन्वायरमेंट कहाँ गया? नहीं हो सकता। आकलन के उद्देश्य के लिए पोर्टफोलियो के उपयोग से बचना, पोर्टफोलियो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। क्या होगा कि आप अगर एससी कैटेगरी में है तो आपका 82 पे एचटेट होता है, और अगर जनरल कैटेगरी या ओबीसी किसी में है तो आपका 90 पे, क्योंकि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना पड़ता है कि उनके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं, स्टार्टिंग से कम होते हैं, इसलिए उनका जो 82 पे होता है और सबका कितने पे होता है, 90 पे होता है। तो ये यानी कि अलग अलग वैरायटी यूज करना है, यानी कि क्लास में क्या होता है, कोई तो किसी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण कोई किसी मतलब किसी तरह के एरिया से आता है, कोई अच्छे घर से आता है तो अच्छे एरिया से आता है, तो उनके लिए अलग अलग चीज़ों को उनको जो एग्जाम्पल दिए जाएंगे उनके एरिया के दिए जाएंगे ताकि वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए। और जो दूसरी मतलब किसी से जैसे ये आ जाए कि मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, तो हरियाणा वाले टीचर क्या करेंगे, हरियाणा के एग्जाम्पल देंगे ताकि उनको वो कनेक्ट कर पाए बच्चे। और मध्य प्रदेश में अगर कोई है तो वहाँ के एग्जाम्पल देंगे ताकि वो वहाँ के कल्चर को क्या कर सके, वहाँ के कल्चर से जो भी उनके कल्चर से रिलेटेड होगा वो बताया जाएगा ताकि वो कनेक्ट कर सके रियल लाइफ से। तो ये होता है अपने पास वैरायटी ऑफ मेथड्स, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, कोहलबर्ग से आज तक क्वेश्चन ना आया वैसा हो ही नहीं सकता। ये कह रखा है इन कोहलबर्ग थ्योरी एट विच लेवल मोरल डेवलपमेंट इज इंटर इंटरनलाइज्ड एंड नॉट बायस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आपको बताना है कि जो कोहलबर्ग की थ्योरी है कौन सा लेवल है मोरल डेवलपमेंट का जिसके अंदर इंटरनलाइज्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, सिर्फ इंटरनल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है लेकिन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड नहीं, यानी कि किसी के डिसीजन को बाह्य जो चीज़ें हैं वो चेंज नहीं कर सकती, अगर जो सच है वो सच ही रहेगा। यानी कि वो कैसा होता है, वो तो हायर लेवल होता है जिसके अंदर इथिकल प्रिंसिपल आता है और एक क्या आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्टर आता है, यानी कि जो चीज़ सही है वो सही है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। अगर ज़रूरत के हिसाब से, जैसे रेड लाइट को क्रॉस कर रहा है रेड लाइट को अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो वो किस में होता है कि अगर कोई ज़्यादा बीमार है एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं तो किस में आता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आता है। तो उसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर कम कम इफेक्ट कर पाते हैं, इंटरनल फैक्टर जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी, इंटरनल फैक्टर जो होते हैं ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर कम इफेक्ट करते हैं, वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभाव तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। यह उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है, किससे होता है, कह रखा आनुवंशिकी द्वारा होता है, वातावरण द्वारा होता है, या प्रारंभिक और बाद के अनुभव द्वारा होता है, या निरंतरता द्वारा होता है। एक चाइल्ड डाइट इफेक्ट how tall the child grow and even how effectively the child can think and solve problem in this problem development is primarily influenced by, प्राइमरली जो किससे इन्फ्लुएंस होता है, हेरिडिटी से बिल्कुल भी नहीं, किससे होता है, इन्वायरमेंट से होता है ये तो, ठीक है ना। किससे होगा, इन्वायरमेंट से। उसे कैसी डाइट मिलेगी, अच्छी डाइट मिलेगी तो वो लंबा होगा, अगर कम डाइट मिलेगी तो क्या होगा, लंबा नहीं होगा, उसकी फिजिकल जो ग्रोथ है वो कम होगी। तो ये चीज़ किससे इफेक्टेड है, इन्वायरमेंट से। उसको कैसा इन्वायरमेंट मिला है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा इसका सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो ऑप्शन नंबर 8 करें, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है, ठीक है। कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी है जो मोस्ट लाइकली टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, ठीक है भाई। मल्टीपल चॉइस, इसमें तो कुछ सोच ही नहीं सकता बच्चा, तो मल्टीपल चॉइस तो गलत है। ये कहता है असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट टू क्रिएट टाइमलाइन ऑफ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेट, ये हिस्टोरिकल डेट नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों की काल रेखा बनवाने का कार्य करें, यानी कि जो भी हिस्टोरिकल डेट है लिख दो भाई, ये तो गलत है। गिवन वर्कशीट टू स्टूडेंट्स दैट रिक्वायर देम टू रिकॉल द फैक्ट्स, रिकॉल ये तो नहीं,
ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही बचा। ये कहता है विद्यार्थियों को इस प्रकार के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे। कथन का समर्थन अथवा खंडन कीजिए। ये लाइन है ना, जो कथन का समर्थन और खंडन कीजिए, ये वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चा क्या बनेगा, क्रिएटिव बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा, वो जो अलग अलग बच्चे अलग अलग सोचेंगे, इससे बच्चा क्रिएटिव बनेगा, अलग अलग बारे में सोचेगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने क्या क्या किया था, वो कितने अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कितना कुछ किया है, उन सब के बारे में जानेंगे और उनके सब के बारे में उनकी क्या क्या कमियां थी, क्या क्या उनकी खूबियां थी, वो लिखेंगे। तो उससे क्या बनेंगे, डाइवर्जेंट थिंकर बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एरिक्सन की थ्योरी। मैंने कहा था आपको पढ़ लेना, क्योंकि एरिक्सन की थ्योरी से क्वेश्चन आज तक ना आया हो, ऐसा हुआ नहीं है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी टीनेजर्स एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं। कौन सी करते हैं, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। और देखो भाई, एक एरिक्सन ने ही कहा था कि वो कौन है उसे पता ही नहीं है। किशोर अवस्था में एरिक्सन ने कहा था कि किशोर अवस्था में वह क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट थी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि वह कौन है, अडल्ट है या फिर अडल्ट है या फिर चाइल्ड है, वह कौन है उसे पता ही नहीं है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये जो बात थी एरिक्सन ने कही थी कि जो अडोलेसेंस होती है उसके अंदर बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो चाइल्ड है या अडल्ट है, वह कौन है, वो अपनी ही आइडेंटिटी को खोज रहा है। तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, उसी को आइडेंटिटी क्राइसिस बोला था एरिक्सन ने। और एरिक्सन ने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि वह कौन है, बच्चा है या फिर अडल्ट है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी, एरिक्सन ने कही थी, और इसी को क्या कहा था, आइडेंटिटी क्राइसिस कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉरी, नेक्स्ट है किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त योजना क्या है। विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहना, एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना, बालकों को क्रमवार सक्रियाओं में अनुभव प्रदान करना, एक झुका हुआ समतल अथवा पहाड़ी बनाना, निर्माण करना। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सॉरी, ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि टू फॉर्म ए हाइपोथेसिस, आप प्रपोज ए प्रॉब्लम एंड इनवाइट स्टूडेंट टू फॉर्म हाइपोथेसिस। आप अगर एक हाइपोथेसिस तैयार कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्रिएटिव बन रहे हैं। तो एक अडोलेसेंट अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए टीचर को इस तरह की प्रॉब्लम देनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कंपैरिजन करो, बिल्कुल भी नहीं। गिविंग चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, ऑर्डरिंग ऑपरेशन नहीं, कंस्ट्रक्ट ए इंक्लाइंड प्लेन और हिल, इससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, वे बालक न्यून दृष्टिकोण के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है। कितनी होती है भाई, विजुअल एक्टिविटी किसके बीच में, लो विजन माने जाते हैं जब कितना होता है 20 to 72, 200 के बीच में अगर होता है, 6/6 तो बेस्ट होता है और 20/20 भी बेस्ट होता है। अगर इसके बीच में होता है तो ये अपने पास क्या हो जाता है इसको माना जाता है कि उनके लो विजन बच्चे होते हैं। अधिगम करता केंद्रित अनुदेशात्मक योजना, जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वह क्या है। लर्नर सेंटर्ड जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग। क्या बोलते हैं, गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, बालक के लक्षण, जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता है और कुंठा के समय द्वेषा विद्वेषता विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है, तो क्या होता है। यानी कि अगर कोई चाइल्ड सिम्टम्स व्हेन ही सी कैन नॉट स्टे फोकस्ड ऑन टास्क, वो किसी भी टास्क पर फोकस नहीं कर सकता। एक्ट इम्पेसिवली इम्पेसिवली इग्नोरिंग सोशल रूल्स, अगर वो सोशल रूल को इग्नोर कर रहा तो वो कैसा होता है, वो उसको क्या है, ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है उसको। अगर वो किसी चीज़ पे, अगर इसी लाइन से पकड़ लेते कि अगर फोकस नहीं कर पा रहा है ना, तो इसका मतलब उसको ADHD है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है ADHD का, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये मत सोच रहा कि वो मेंटली रिटार्डेशन है, ये चीज़ जो है ये गलत है। मेंटली रिटार्डेशन तब होता जब उसके कोग्निशन में कोई दिक्कत, वो तो फोकस नहीं कर पा रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है,
डैश सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। कौन है भाई? जिसने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, वाइगोत्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दी थी, और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी से कौन है? और दूसरा जो भी है कौन है? वंडूरा भाई साहब। तो वंडूरा की थ्योरी भी आप पढ़ लेना। वंडूरा ने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी थी ना, तो वंडूरा आ जाएगा। सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, सॉरी, या कॉग्निटिव दी थी। फिर आता है ब्रेनर की पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और, देखो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। आप जैसे ही स्कूल देखते हो तो आपको लगता है कि मेजो आना चाहिए। देखो स्कूल आ जाएगा तो मेजो आना चाहिए। पीयर्स, स्टूडेंट और फैमिली। स्टूडेंट फैमिली ठीक है, लेकिन स्कूल को देखकर आप मेजो में जानी चाहिए ये चीज़। लेकिन मेजो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो आप ये नहीं एक्जो पे चले जाएंगे। इसका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा फिर माइक्रो। ठीक है, स्कूल अगर आ जाता, स्कूल आता है मेजो के अंदर, लेकिन इसने मेजो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो हम किसके साथ जाएंगे? माइक्रो के साथ। ठीक है, इस पे आज तक क्वेश्चन ना आया हो, मैंने कल भी बताई थी ये बात, मतलब नेक्स्ट जो क्लास हुई थी, आज भी बता रही हूँ। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि सीटेट में 2 क्वेश्चन और एचटेट में 1 क्वेश्चन इसका ना आया हो। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, ए रेंज ऑफ टास्क टू डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू डू अलोन बट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द अडल्ट एंड मोर स्किल्ड पीयर्स इज कॉल्ड। देखो इसी चीज़ को उल्टा करके आया हुआ था अब की बार 2023 में, तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ जेडपीडी का जो जेडपीडी है उसी की हेल्प से तो जा पाता है। फिर जेडपीडी होता क्या है? बच्चा खुद से जो जा सकता था और बच्चा किसी की हेल्प से गया है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द जेडपीडी। और अगर वो हेल्प पूछी जाए क्या होती है, वो होती है स्काफोल्डिंग। और कौन करता है? तो मोर नॉलेजेबल देन अदर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? प्याजे के अनुसार बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। कौन सी नहीं है? बच्चा हाइपोथेटिकल सोच पाएगा, आदर्शवादी तर्क ना करेगा, यानी कि आइडियलिस्टिक रीजनिंग लगाएगा, सही बात है। अमूर्त तर्कना, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, हाँ एक ही ऑप्शन बचा, यानी कि वो स्थायी तर्कना नहीं लगाएगा, वो क्या करेगा? आइडियलिस्टिक जो रीजनिंग होगी वो लगाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है पारुल के बुद्धि परीक्षण। पारुल के बुद्धि परीक्षण और औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन, देखो ध्यान देना, पठन, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून है। मतलब उसको पढ़ने में, वर्तनी में दिक्कत है, तो उसको क्या है? उसको डिसलेक्सिया है। पढ़ने में दिक्कत है तो क्या है? डिसलेक्सिया है। ये भी दे रखा है, उसके गणित में ग्रेड अच्छी है तो डिसकैल्कुलिया हो नहीं सकता। उसका लेखन भी क्या है? पर्याप्त है तो डिसग्राफिया नहीं हो सकता। और ये जो डिस्फेजिया है ये तो होता ही नहीं है, तो अपने पास क्या होगा? डिसलेक्सिया होता नहीं है मतलब इससे रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन विद्यार्थियों को अपने लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है ना, डिस्फेजिया। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन विद्यार्थियों को अपने परियोजना पर विवेचना करने में सर्वाधिक, यानी कि उसको रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पज। देखो भाई इस ऑप्शन के अंदर जो है आपको लगेगा 2 ऑप्शन तो आप कर दोगे। ये कहता है आपके जीवन के बारे में, आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये तो एक लाइन का आंसर हो जाएगा, तो आप ये थोड़े दोगे। आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं, ये भी नहीं दोगे। एक शॉर्ट टर्म गोल जो है वो भी तो, हाउ यू कैन सेट बेटर शॉर्ट टर्म गोल, नहीं एक शॉर्ट टर्म गोल के बारे में फिर आप ज़्यादा नहीं सोच पाओगे, तो ये भी नहीं होगा। ये 2 ऑप्शन में आपको हो जाएंगे पजल। आप अपने जीवन को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं, ये भी आपको लगेगा सही। आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको लगेगा ये भी सही, क्योंकि इसमें भी आप क्या करोगे? सोचोगे। ये नहीं कह रहा आपको अच्छे ग्रेड लेने हैं, वो नहीं कह रहा। ये कह रखा है टू गेट स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पज, खुद के पर्पज पे आपको रिफ्लेक्ट करवाना है। ठीक है, तो आपको विवेचना करनी है, तो आप किस क्वेश्चन में बेटर कर पा रहे हैं। ठीक है, इज मोस्ट लाइकली टू गेट, तो हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज यूर लाइफ, ये भी सही लगता है। वट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं टू गेट गुड ग्रेड, ये नहीं कह रहा आपको अच्छे नंबर लेके आना, ये कह रहा आप क्या कर सकते हैं
अच्छे नंबर लाने के लिए भी। तो यही आपका जो ऑप्शन रहेगा ये करेक्ट रहेगा, यही आपकी फाइनल आंसर की मैं। लेकिन अगर मैं एग्जाम में बैठी होती तो मैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जाती, ना कि थर्ड के साथ, ठीक है। लेकिन भाई यही ऑप्शन है, क्या करें। प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है, यानी कि कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। स्पेशल जो क्लासेज है ये तो बिल्कुल देनी चाहिए, एक्सेलेरेशन करनी चाहिए बिल्कुल, इनरिचमेंट इन रेगुलर क्लासरूम ये भी, लेकिन रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत नहीं होती अगर वो प्रतिभाशाली है, ठीक है। गिफ्टेड अगर चिल्ड्रन है तो उनके लिए रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत नहीं होती, उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। किशोर जन्मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती है। किशोरों का यह आहार संबंधी विकार है, इसको वही कहते हैं अनोरेक्सिया नर्वोसा। लेकिन आपकी जो आंसर की है वो मैंने बहुत अच्छे से देखी, उसमें दे रखा है बुलिमिया। लेकिन ये जो ऑप्शन है इसको अगर पेपर में आ जाता तो आप इसी के साथ जाना, इसके साथ मत जाना, ये सच में गलत है। लेकिन आपकी फाइनल आंसर की में यही माना गया है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। इसका ऑप्शन यही सही है, ये ऑप्शन नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी फाइनल आंसर की में यही दिया हुआ है, आप भी पेपर देख लेना बेशक, यही आपकी फाइनल आंसर की में है, लेकिन ये नहीं है, ये गलत है, ये श्योर गलत है, क्योंकि ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना भाई। फैक्चुअल क्वेश्चन अगर गलत है तो गलत है। तो अगर आ जाए, यानी कि गर्ल्स अगर ज़्यादा डाइटिंग करती है तो वो किस में आता है, अनोरेक्सिया नर्वोसा में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। अगर पेपर में आ जाए तो आप यही करेंगे, बुलिमिया के साथ मत जाना, क्योंकि बुलिमिया जो होता है वो ईटिंग डिसऑर्डर होता है कि एक इंसान खाता रहेगा वोमिट करता रहेगा, खाता रहेगा वोमिट करता रहेगा, उसको बोलते हैं बुलिमिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है, ठीक है। ये कहता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यार्थियों में शिक्षा देना, नहीं बिल्कुल नहीं। ये थोड़े है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय में, अलग विद्यालय में, नहीं। समावेशी शिक्षा तो ये कहती ही नहीं है। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है, एक सामान्य स्कूल में और पूरे समय उसको क्या दो, शिक्षा, ऐसा ऑप्शन है क्या। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालय में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा दे, नहीं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय शिक्षा दे, नहीं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा दे, यही कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। एक स्पेशल नीड के साथ उनको क्या, पूरे समय एक रेगुलर क्लासरूम के अंदर ही फुल टाइम आपको रखना है। 23 संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है, नहीं। भाई ये बताना, जो इमोशंस हैं क्या वो मॉडिफाई हो सकते हैं, नहीं। वो तो हेरिडिटरी से होते हैं, वो कैसे मॉडिफिएबल हो जाएंगे। तो सारे ऑप्शन गलत है इसके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। नहीं पूछा हुआ है तो यही गलत हो जाएगा। मॉडिफाई तो कर ही नहीं सकते ना इमोशंस को, वो तो फिक्स्ड होते हैं, परमानेंट स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर अपने पास बताता है कि सर्टेन जो फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस हैव डिफरेंट मीनिंग, बिल्कुल। हर एक इमोशंस का क्या होता है, अलग वो होता है। संवेग आंतरिक उद्दीपनों द्वारा जागृत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। इमोशंस आर अराउज्ड बाय इंटरनल स्टिमुली, बिल्कुल सही बात है, ये तो तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आ जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकाल कर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कैसी होती है। इसको क्या कहते हैं भाई, अगर कोई मीनिंग निकाल रहा, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मटेरियल, अगर मीनिंग निकाल रहा तो वो कैसी कर रहा, डीप स्टाइल में, गहन शैली में क्या कर रहा, उसको पढ़ रहा, तभी तो मीनिंग निकाल पाएगा, ठीक है। जैसे तुम कहते नहीं हो कि उसका जो क्या कहते हैं, एक वो निकालते हो ना, जो सेंट्रल आइडिया कैसे निकालते हो, सेंट्रल आइडिया ऐसे ही तो निकालते हो डीप स्टाइल में करके, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे उसको क्या कहते हैं, उसे भाषा का व्यवहारिक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा, भाषा का व्यवहारिक रूप, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे से, देखो ये भी रिपीटेड है, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं, सहयोगी अधिगम, ठीक है। मल्टीपल पार्टनर्स स्टिमुलेट एंड इनकरेज वन अनदर, तो उसको क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? कौन सा गलत है भाई, ये बताना है। विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है, बिल्कुल सही बात है। सभी व्यक्ति उसके विकास में समान होते हैं, ये बात तो गलत है। इंडिविजुअल डिफरेंसेज आते ही क्यों, अगर सबका जो डेवलपमेंट है वो सेम होता तो। उनका पैटर्न सेम होता है लेकिन सिमिलर नहीं होता। फिक्स्ड इन पैटर्न होते हैं, पैटर्न सेम रहता है लेकिन ये नहीं कह सकते वे सिमिलर होते हैं, ठीक है। विकास आनुवंशिक और वातावरण का उत्पाद है, यानी कि प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, बिल्कुल। डेवलपमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड रहेगा वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना। नेक्स्ट है, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, ये भी रिपीटेड है। गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड या मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इरादों को पहचानने वाले उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता को क्या कहते हैं? दूसरों का पहचान रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इंटरपर्सनल होता है, और खुद का पहचानना हो तो इंट्रापर्सनल। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। 29 कहता है, प्याजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं, ये कह रखा है अकॉर्डिंग टू प्याजे, अडोलोसेंट एबिलिटी टू इवेलुएट द लॉजिक ऑफ वर्बल स्टेटमेंट विदाउट रेफरिंग टू रियल वर्ल्ड सर्कमस्टेंस। उसको रियल वर्ल्ड सर्कमस्टांसेज नहीं दिए जाते, बल्कि जो उनसे मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के आधार पे उनको क्या कर लिया जाता है? इवेलुएट कर लिया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोपोजिशनल थॉट। क्या कहते हैं? प्रोपोजिशनल थॉट्स, यानी कि साध्यात्मक विचार। ओके। 30th आपको याद करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया है कि किशोरावस्था वह काल व अवधि है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। कहाँ से जाते हैं? चाइल्डहुड से कहाँ जाते हैं? अडल्टहुड की तरफ जाते हैं, मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड फिजिकली, ठीक है। क्या कह रखा है? विच ऑफ द साइकोलॉजिस्ट डिफाइंड एडोलोसेंस एज, एडोलोसेंस को किस साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया है कि एडोलोसेंस द स्पान ऑफ द ईयर ड्यूरिंग विच बॉय एंड गर्ल मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड मेंटली, इमोशनली, सोशल एंड फिजिकल। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी भाई एटी जर्सील्ड ने। किसने कही थी? एटी जर्सील्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, एटी जर्सील्ड ने, ठीक है। चलो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।